तो चलिए, ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है और करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट। और उससे पहले एक प्रश्न है आज बच्चों कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीतों को क्यों साफ किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम का फीता जो रखा होता है, अगर आप लैब में जा रहे हैं तो लैब में रखा रहता है मैग्नीशियम का फीता। तो अगर आपको कह दिया जाए कि इसको आप जलाइए, तो आप डायरेक्ट उसको जला नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां रखे हुए मैग्नीशियम के फीते के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो वायु में संपर्क में आने से होता है। तो उसको आप उसमें तो नहीं जला पाएंगे, उसको पहले रगड़ करके साफ करेंगे तब वो हो पाएगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को क्यों साफ किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत बन जाती है जो कि वायु के संपर्क में रहने से बनता है। वायु के संपर्क में रहने से बनता है। इसलिए फीते को वायु में जलाने से पहले उसे रेगमाल, ये रेगमाल क्या है बच्चों, आप जंग छुड़ाने वाला देखे होंगे सैंड पेपर, ये रेगमाल सैंड पेपर, रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत हट जाए और वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके या जल सके, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आप इसको लिखिए, उसके बाद समझते हैं साथ साथ में क्या लिखा हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत बन जाती है, जो कि वायु के संपर्क में रहने से बनता है। इसलिए फीते को हम क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले उस रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत क्या हो जाती है, हट जाती है, और फिर वो वायु के संपर्क में अच्छे से संयोग कर पाता है। देखिए, जैसे कि आप गए हैं लैब में, कहाँ गए हैं, लैब में गए हैं, तो लैब में गए हैं और मैग्नीशियम का फीता आपको मिल गया है,
क्या मिल गया है? मैग्नीशियम का फीता मिल गया है। अब होता क्या है कि इस मैग्नीशियम के फीते को जब लैब में रखा जाता है तो चूंकि एटमॉस्फेयर में वायु है और वायु में क्या है? ऑक्सीजन। तो रखा है, इसके ऊपर एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है? परत जम जाती है। और ये परत क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत है। अब इस परत को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक इसको जला नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सैंड पेपर से रगड़ करके क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत क्या हो जाएगा? हट जाएगा और सिर्फ अंदर में मैग्नीशियम का फीता बचेगा और उसके बाद उसको जलाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो यही है कि मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले उसे रगड़ दिया जाता है ताकि उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत है वो हट जाए और सिर्फ मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर सके? संयोग कर सके। तो ये पूरा कंसेप्ट है कि प्रयोगशाला में अगर आप जाएं तो मैग्नीशियम के फीतों को वायु में जलाने से पहले उसे क्या करें? रेगमाल से या सैंड पेपर से रगड़ करके उसको साफ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है बच्चों, कोई भी अभिक्रिया हो रहा हो, जब अभिक्रिया होता है तो उसके अंदर कुछ गुण दिखाई देते हैं। वो गुण कुछ इस प्रकार से हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हिंदी में बोले गैस का निकलना, गैस का निकलना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उसके अंदर से गैस निकलेगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कोई अभिक्रिया हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और उसके अंदर से गैस निकला है तो हम क्या समझ लेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कोई भी अभिक्रिया जब हुई और उससे गैस निकला तो हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा कहता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अगर अभिक्रिया हुई है उसके अंदर अवक्षेप बना है तो भी समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। और अवक्षेप क्या होता है आगे सीखते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों वो है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, यानी रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। यानी अभिक्रिया हुई है और रंग में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है तो भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है ये। तो रंग में परिवर्तन। ठीक है, जो हमारा चौथा है वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन। अगर अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन हुआ तो उसे कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन। ठीक है, और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब ये है कि इन पांचों में से कुछ भी हमको दिखेगा किसी भी अभिक्रिया के दौरान तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस पांचों में से कुछ भी हुआ, कोई भी अभिक्रिया हो रहा हो तो गैस निकल गया तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। अवक्षेप बन गया तब भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन आ गया तब भी कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन आ गया तब भी कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। और अवस्था में परिवर्तन आ गया तब भी कहेंगे कि हम
ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी दिख सकता है आपको, या एक से अधिक प्रॉपर्टी दिख सकता है। अगर कोई ऐसा अभिक्रिया हो जिसमें गैस भी निकला है और अपक्षय भी बना है, या गैस निकला है रंग में परिवर्तन हुआ है, तब भी ये रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी दिख सकता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, और एक से अधिक भी प्रॉपर्टी हमको दिख सकता है। क्या क्लियर है? तो नोट करेंगे। तो चलिए बारी बारी से सीखते हैं। पहला सीखेंगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का पता हम लगा सकते हैं कैसे? गैस के निकलने से। यानी यहां लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होते हैं। गैस के निकलने से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होते हैं। अभिलक्षित होते हैं या पता लगते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अगर हम मैग्नीशियम का अभिक्रिया करवाएं, किसका अभिक्रिया करवाएंगे? मैग्नीशियम का अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमको उत्पाद के रूप में बच्चों मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। और हम जानते हैं गैस का निकलना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए इसको हम भाषा में भी चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा समझते हैं। लिखेंगे कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है। मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं। हाइड्रोजन गैस बनते हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? और हम जानते हैं कि गैस का निकलना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यानी हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन किसके साथ करवाया? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है,
तो गैस का निकलना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इसी को हमने क्या किया है, भाषा के रूप में लिखने का प्रयास किया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, और फिर से इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवा दें, मैग्नीशियम के साथ करवा दें, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाने से मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा बच्चों, आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो फिर से गैस का निकलना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे तो इस फॉर्म में आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हमने पहला प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा, गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया होता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से पता लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवाने पे मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाने पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकला, और यहाँ पे दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, इसलिए यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हैं, तो आप साइड में लिख लीजिएगा कहीं, तनु नामक शब्द है, क्या है, तनु। तो आप लिख लीजिएगा कि तनु क्या होता है। तनु का मतलब होता है दोस्तों डाइल्यूट। तनु क्या होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जल की उपस्थिति। जल क्या होता है, उपस्थिति। यानी कहने का मतलब है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या मिला हुआ, जल मिला हुआ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या मिला हुआ, जल मिला हुआ। एक होता है सांद्र, क्या होता है, सांद्र, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया जल की अनुपस्थिति, यानी जल नहीं रहेगा। तो कहीं कहीं लिखा रहेगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसका मतलब क्या है कि जल उपस्थित नहीं है, जल अनुपस्थित। तो ये कहीं साइड में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उस पर पढ़ेंगे आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे दो नोट है। पहला नोट कहता है कि अगर किसी धातु का रिएक्शन आप अम्ल के साथ करवाते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएं, मैग्नीशियम क्या है, धातु, ये क्या है, अम्ल है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस बना। ठीक उसी प्रकार से धातु के कार्बोनेट का रिएक्शन अम्ल के साथ करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है क्या, आपका कैल्शियम का कार्बोनेट है। और हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो देखिए कौन सा गैस मिला है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है। यानी याद रखने योग्य बात यहाँ पे ये है कि किसी भी धातु का अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और किसी भी धातु के कार्बोनेट का रिएक्शन अम्ल के साथ करवाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये दोनों भी आप नोट कर लेंगे, नोट लिख करके ये दोनों नोट कर लेंगे कि धातु के को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरा नोट लिखेंगे कि धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और उदाहरण लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक यहाँ पे पॉइंट है, अवक्षेप प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट कहते हैं किसको, समझते हैं इसको। तो कहता है वह ठोस उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
विलयन से अलग हो जाते हैं। वह ठोस उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विलयन से अलग हो जाते हैं अवक्षेप कहलाते हैं। अवक्षेप कहलाते हैं। जैसे समझते हैं इसको, जैसे कि कोई ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई भी चीज का सॉल्यूशन रखा हुआ है। सॉल्यूशन क्या है, रखा हुआ है इसके अंदर। अब सॉल्यूशन रखा हुआ है और इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया इसके अंदर हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इसके अंदर। और जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन। और इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उत्पाद के रूप में बच्चों अगर ठोस पदार्थ हमको मिल जाए, उत्पाद के रूप में क्या मिल जाए, ठोस पदार्थ मिल जाए। जैसे कि ये ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में हमको मिल गए, तो ये ठोस पदार्थ ही क्या कहलाएंगे बच्चों, अवक्षेप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये अवक्षेप कहलाएंगे। यानी वह ठोस पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अलग से प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। कहता है क्या कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से भी क्या होते हैं, अभिलक्षित होते हैं। यानी अवक्षेप बनेगा तब भी हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे एग्जांपल है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाए हैं, तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड मिला है। क्या मिला है, लेड आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करवाएं तो पोटेशियम नाइट्रेट मिला है और लेड आयोडाइड मिला है। और यहाँ पे हमें पीला अवक्षेप मिला है। कैसा अवक्षेप मिला है, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप मिला है। कलर लिख दिया इसलिए पीला से। कैसा अवक्षेप मिला है बच्चों, पीला अवक्षेप मिला है। तो अवक्षेप के मिलने से भी ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, कहलाएगी। यानी अवक्षेप के बनने से भी हम क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक उसी तरीके से तैलीय सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाने पे बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है और यहाँ पे सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ है। कैसा अवक्षेप प्राप्त हुआ है बच्चों, सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ है। तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होने से हम क्या कहेंगे इसको, कि ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से पता लगाए जाते हैं, ये अभिलक्षित होते हैं। और हमने आपको एग्जांपल बताया, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड नामक पीला अवक्षेप मिला है। दूसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाने पर बेरियम सल्फेट नामक सफेद अवक्षेप हमें मिला है। तीसरा प्रॉपर्टी की अगर बात करें, चेंज इन कलर, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों रंग में परिवर्तन से भी पता लगाए जाते हैं। रंग में परिवर्तन से भी क्या किया जाता है, पता लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, इसके अंदर हमने सिट्रिक एसिड को डाला। किस एसिड को डाला, सिट्रिक एसिड को या सिट्रिक अम्ल को डाला। तो सिट्रिक अम्ल को डाला तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था बच्चों पर्पल। रंग कैसा था इसका, पर्पल। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था पर्पल। और जैसे हमने सिट्रिक एसिड को इस विलयन के अंदर डाला तो ये अब कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया है। रंगहीन यानी कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, पर्पल से कलरलेस हो जाना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यानी यहाँ रंग में परिवर्तन से हम पता लगा पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। दूसरा एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवाया और इसका कलर होता है रंग बच्चों नारंगी। कैसा होता है, नारंगी। और जैसे ही इसका अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हुआ तो ये बदल गया बच्चों हरे रंग में। कैसा रंग में, हरा रंग में। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं,
नारंगी से कैसा बन गया, हरा रंग बन गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया अपक्षेप के निकलने से अपक्षेप के बनने से अभिलक्षित होते हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन से अभिलक्षित होते हैं। इसके बाद दो और कैरेक्टरिस्टिक्स बच गया, तापमान में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, जिसको करेंगे हम अगले क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।